मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मैं उन ख़वातीन से फिर माजरत करता हूँ जो बेचारी मेरा बयान सुन रही होती हैं, अचानक 4 शादियाँ आती हैं, वो एकदम जो है ना वो भाग जाती हैं, फिर नेगेटिव कमेंट्स करना शुरू कर देती हैं। उनसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आपके फ़ायदे के लिए है, आपको नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं है, आपका फ़ायदा है इसमें। एक औरत कहेगी मेरा मियाँ दूसरी कर लेगा तो मेरा क्या फ़ायदा है इसमें, मैं तो बेड़ा गर्क हो गया ना। आप इसमें आपके भी फ़ायदे हैं। मर्द के लिए औरत की खामियां बर्दाश्त करना आसान हो जाता है, तलाक का रेशो कम होगा इससे, और अगर तलाक हुई भी तो तलाक के बाद औरत को नुकसान कम होगा। अभी एक लिबरल आंटी का एक पूरी वीडियो आई है लिबरल आंटी की, किसी लोगों ने मुझे भेजी, क्योंकि वो 4 शादियों के खिलाफ तकरीर कर रही थी। वो तकरीर में क्या कहती हैं, फॉरवर्ड करके फॉरवर्ड करके चला देते हैं। ऐसे में चला रहा हूँ ये, ताकि असल टॉपिक हमारा रह ना जाए। वो लिबरल आंटी ने बयान दिया, वो मुबहम तौर पे कह रही है मैं कि स्कॉलर्स को बहुत सुनती हूँ, बहुत अच्छे बयान करते हैं, लेकिन ये बात शायद मेरे बारे में कह रही हूँ, लगे ऐसा ही रहा था, अब वल्लाहु आलम। उन्होंने कहा देखें हमारा माशरा, अच्छी बात उनकी ये थी कि इस्लाम को बुरा भला नहीं कहा, ये अल्लाह का बड़ा फजल हो गया कि इस्लाम ने 4 शादियों की इजाज़त दी है, और ये कहा कि लड़कियों का ग्रोथ रेशो ज़्यादा है, लड़के कम है वगैरह वगैरह, तो कहाँ जाएंगे। लेकिन आगे लेकिन करके ना सारा पेड़ा गर्क। लेकिन उन्होंने कहा कि देखो ये दौर वो नहीं है जो सहाबा का दौर था। उन्होंने कहा हमारे यहाँ औरत को तलाक होती है तो वो तो बेचारी बर्बाद हो जाती है, तो ये नहीं देखनी कि बर्बाद क्यों होती है, इसलिए तो हो रही है कि 2-3 शादियों का रिवाज नहीं है, वरना तलाक हो तो डिमांड बढ़ी हुई हो। जैसे ही डिवोर्स हुई है 10 बंदे लाइन में खड़े हुए होंगे कि हमने कोई कह रहा होगा मैंने पहली करनी है, कोई कह रहा मैंने दूसरी करनी है, कोई कह रहा मैंने तीसरी करनी है। तो तलाक के बाद जो औरत का बेड़ा गर्क हो रहा है ना, वो इसी वजह से हो रहा है कि मर्दों को ज्यादा की इजाजत नहीं है। अच्छा, उन खातून ने भी कहा मर्दों में आजकल सलाहियत नहीं है, एक बीवी पाली नहीं जा रही, 2-4 कहां से पालेंगे। कुछ लोगों में तो है ना, सारे थोड़ी ऐसे हो गए, तो वो कुछ लोग कर लें बाकी ना करें। अब हमें कैसे पता चलेगा ये चंद लोग सलाहियत वाले हैं, बाकी सारे क्या हैं, इनमें सलाहियत वाले कौन है और बगैर सलाहियत वाले कौन है, ये सवाल पैदा होता है कि हमें पता कैसे चलेगा। तो हमें पता चलाने की जरूरत नहीं है, जब आप किसी लड़की की तरफ निकाह का पैगाम भेजेंगे वो खुद पता चलाएगी कि ये इस काबिल भी है या नहीं है। नहीं यही बात समझ, जैसे आप पहली शादी के लिए जब पैगाम भेजते हैं तो बासलाहियत होते हैं तो रिश्ता मिलता है, नहीं होते तो रोडे नापते रहते हैं। तो ये बासलाहियत क्या लेबॉर्टरी टेस्ट होता है आपका, या गवर्नमेंट या नैब वाले बताते हैं? ये लड़की वाले खुद तहकीक करते हैं, अड़ोसियों से, पड़ोसियों से, खानदान से, जॉब से, सेहत से, सारी चीजें देख के वो फैसला करते हैं कि इसको बेटी देनी है कि नहीं देनी। यही वजह है कि जो नाअहल नाकारा हैं वो चाहते 4 हैं, होती उनकी एक भी नहीं है। तो जो बहुत ज्यादा अहल होंगे 4 उन्हीं की होंगी, क्योंकि दूसरी पे जब देंगे ना तो लड़की वालों का मैयार और ज्यादा बढ़ चुका होगा। कहेंगे यार एक तो दूसरी पे दे रहे हैं तो तुम्हारे अंदर तो सुरखाब के पर लगे हुए होंगे तो देंगे, वरना नहीं देंगे। तीसरी पे उनका मैयार, और चौथी पे तो शायद ही किसी को मिले। वो कहेंगे भाई तू क्या है 3 रखे घूम रहा है, दिमाग खराब है। बहुत ज्यादा आपके अंदर कोई काबिलियत हुई, कोई बहुत ही माली लिहाज से, दीनी लिहाज से, या कोई शराफत के लिहाज से कोई बहुत ही काबिलियत, या कोई इतने हसीन हुए कि लड़कियां लट्टू हो रही हैं यहाँ पर। जब तक कोई अलग से काबिलियत नहीं होगी आपको तीसरी या चौथी पे मिलेगी नहीं। तो ये जितने लिबरल लोग हैं ना, ये 4 शादियों को ऐसे पेश करते हैं जैसे आप उठे और धड़ 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 करना शुरू कर दें और औरतों का बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाए। सारे चरसी हीरोइनची उठेंगे, 4 करके औरतों का बेड़ा गर्क कर देंगे। ओ भाई जब उठेंगे तो उनको देगा कौन? सुसर तो ये भी देखता है कि चाय में डुबो के तो नहीं खा रहा बिस्किट ये भी नोट करता है लड़की वाले, इसकी ड्रेसिंग कैसी है, बैठने का तरीका कैसा है। हमारे एक जानने वालों के यहाँ लड़के का रिश्ता आया यूरोप में, वो लड़का चड्डी पहन के आ गया सुसर के सामने। वो कहीं फुटबॉल खेल रहा था। अब यूरोप में तो ये ब्रॉड माइंडेड ना, वहां तो वो लड़के का ख्याल था फौरन हाँ हो जाएगी। भाई कुछ लिबरल फैमिलियां होती हैं, उनको लिबरल लड़कियां चाहिए होती हैं, और लिबरल लड़कियों को कौन चाहिए होता है? लिबरल टाइप के।
تو وہ لڑکا نا جاگنگ کر رہا تھا یا فٹ بال کر رہا تھا, اس کو پتا چلا لڑکی والے آئے ہیں, اس نے کہا لبرل قسم کے ہوں گے, میں جتنا کم پہن کے جاؤں گا وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوں گے. بعض لوگ نا خامخواہ کی شوبازی میں آ جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے, اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کی عمر برکت دے, انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت فرمائے, پتہ نہیں 10 سال سے کہاں غائب ہیں, شارٹ ہی ہو گئے مارکیٹ سے, مل نہیں رہے کہیں. تو ان کی بھی یہی مسئلہ تھا, بیچاروں کی شادی نہیں ہوتی تھی. وہ کیا ہوتا تھا, وہ نا احساس کمتری میں چلے گئے تھے, بہت زیادہ رشتے ریجیکٹ ہوئے, تو احساس کمتری کی وجہ سے پھر ان میں یہ ہو گیا کہ جب کوئی رشتہ آتا نا تو وہ اوور ایکٹنگ شروع کر دیتے تھے. انسان بیچارہ نفس اس میں آ جاتا ہے, ڈپریشن میں نروس ہو جاتا ہے, تو وہ نا اوور ایکٹنگ شروع کر دیتے ہیں. تو میں نے بھی کوشش کی ان کی میں کرا دوں, کہیں جامع کلات مارکیٹ میں پتہ چلا جی کوئی خاتون ہے, عالمہ ہیں, 35 سال کی ہیں, یہ ذرا کم عمر تھے, 30 سال کے تھے یا 25 سال کے ہوں گے. خیر ہم چلے گئے تو ان کو اندازہ ہوا کہ لڑکی کے ابا ہیں بہت دیندار, لڑکی والے بھی بہت کیا ہیں, دیندار. اب اوور ایکٹنگ شروع ہو گئی ان کی. تو وہاں کیا کہہ رہے ہیں, میں بھی بیٹھا ہوا ہوں, وہاں کہہ رہے ہیں کہ بس آپ رشتہ کر دیں انشاءاللہ. دیکھیں میں پولیو کے قطرے تو بچوں کو بالکل نہیں پلاتا. اس زمانے میں بڑا ٹرینڈ چل رہا تھا یہ پولیو کے قطرے یہودیوں کی اور اولاد کے جرثومے ختم. یہ دینداری کا معیار تھا کہ جو پولیو کے قطرے نہیں پلاتا اس کا اللہ پہ توکل ہے, جو پلاتا ہے وہ یہودیوں کا. بہت زیادہ, اب تو کافی حد تک کم ہو گیا, یہ پہلے بہت تھا. اب مجھے, میں نے کہا بھائی کیا باتیں کر رہا ہے بیٹھ کے یار, پولیو کے قطرے پہلے تیری بات طے ہوگی, پھر تیری شادی ہوگی, پھر بچے پیدا ہوں گے, اس کے بھی 2-4 مہینے بعد والے پولیو کے قطرے والے آتے ہیں, فوراً ان کو بھی نہیں پتا چلتا. تو غیبت اس لیے نہیں ہے کسی کو کیا پتا, وہ بھی بےچارے پتہ نہیں کہاں چلے گئے. خیر ہم نے ان کی موجودگی میں بھی ان کا بہت مذاق اڑایا تھا. اب وہ لڑکی کے ابا سے میں بیٹھا ہوں, کہہ رہے میں پولیو تو بالکل نہیں مانتا. اس طرح کی نا اوور ایکٹنگ. مجھے پتا تھا بھائی یہ نہیں ہونے کی. وہ ظاہر ہے انہوں نے انکار کر دیا. ان کے ابا بھی تھے, چاچا ماما سارے بیٹھے ہوئے تھے. خیر آ گئے تو میں نے اس کو سنائی نا, میں نے کہا یار یہ پولیو کے قطرے تو نے پلانے نہیں, یہ کیا ہے. اب میں اس کو جب سمجھا رہا ہوں تو بجائے اس کے کہ وہ کہے کہ آئندہ احتیاط کروں گا, الٹا مجھ پہ غصہ ہو رہا ہے کہ تمہیں تو آپ کو تو میری ہر بات پہ اعتراض ہے, بولنے بھی نہیں دیتے. الٹا غصہ ہونے لگا مجھے, بے تکلف دوست تھا. خیر پھر ایک دن کیا ہوا, ہم نے پھر ایک رشتے کا انتظام کیا. اب وہ کہیں اسٹیٹ ایجنسی میں بھی بیٹھا کرتے تھے, اپنا آفس نہیں تھا, کسی کے آفس میں بیٹھتے تھے. ہم نے لڑکی والوں کو بھیج دیا, لڑکی والے گئے جی, ان کے وہ بیچاری وہ بھی کوئی ایجڈ خاتون تھیں, وہ لڑکی والے گئے, پھر آئے کہہ رہے ہیں یار مفتی صاحب آپ نے کہاں بھیج دیا. میں نے کہا کیا ہوا. کہتے ہیں ہم لوگ گئے ہیں, وہ نا میز پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے ہمارے سامنے, اور سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہے ہیں اسٹائل. اللہ بچائے بھائی, کوئی ڈر بھی لگتا ہے, کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے, لیکن یہ انسان کا ساتھ ہوتا ہے جب مسلسل ریجیکٹ ہو رہا. حالانکہ اچھے بھلے آدمی تھے, لیکن پتہ نہیں قسمت, تو وہ نروس ہو جاتا ہے نا انسان. تو یہ ہو گئی تھی ان کی حالت. اچھا بھلا آدمی تھا, لیکن اپنے اسٹائلوں کی وجہ سے مار کھا جاتے تھے وہ. تو میز پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے اور سگریٹ پہ سگریٹ. تو داڑھی واڑی بھی تھی ماشاءاللہ. اب داڑھی پہ تو سگریٹ ویسے ہی, یا تو تم اتنے لبرل بن جاؤ کہ پینٹ پہن کے بیٹھو یار یہاں پہ. تو وہ لڑکی وہی ہوا کہ انہوں نے کہا یار, ہم نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں تو وہ ہمیں کہنے لگے آفس میں بیٹھا ہوں اس اسٹائل میں, اندازہ لگا لو. مطلب یہ کچھ تو ہمارا اس آفس میں, تو وہ اسٹائل انہوں نے اس لیے بنایا تھا بھرم میں لے آنے کے لیے نا, کہ یار ایسے جب کسی آفس میں ٹانگ پہ کوئی بندہ میز پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتا ہے تو اس کا مطلب گویا باس وہی ہے اس آفس. میں نے اس کو بولا, میں نے کہا اس طرح تو جو اوریجنل باس ہے وہ نہیں بیٹھتا. اور اس زمانے میں زیادہ کیمرے ویمرے لگے ہوتے تھے. مجھے خیال ہوا میں اس کو بولوں کہ ابے یہ تیرے سچی مچی کے باس نے دیکھ لیا نا, رشتہ تو گیا, جاب بھی جائے گی تیری. بولے کہ تو باپ ہے کیا اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے. تو وہ یورپ میں کیا ہوا کہ وہ ان کا خیال تھا کہ بڑی لبرل کوئی ہوں گے فیملی, جب میں چٹی میں جاؤں گا تو کہیں گے یار ایسا براڈ مائنڈیڈ ہمیں آدمی چاہیے, براڈ مائنڈیڈ, کپڑوں پڑی کی ٹینشن ہی نہیں ہے بھائی, ہنستا کھیلتا چہکتا. اور جو دقیانوس قسم کے ہوتے ہیں وہ تو ہر وقت
टेंशन देते हैं ना, बेगम को भी टेंशन, बेगम ये प्रॉपर ड्रेस पहनो, ये क्या स्लीवलेस कपड़े पहन के घूम रही हो, क्या गले में दुपट्टा, ये दुपट्टा सर पे रखने की चीज है, गले में रखने की, वो तो टेंशन देता रहेगा ना, उससे क्यों बात कर रही थी, वो तुम्हारा क्या लगता है। ये सारे टेंशन दीनदार घरों के होते हैं। वो बेगम उधर हंस हंस के बात कर रही है, आदमी को गुस्सा आ रहा है, तेरा क्या लगता है जो तू उससे इतना हंस हंस के बात कर रही है। तो औरतें चाहती हैं ये टेंशन हमें ना मिले, मर्द भी चाहता है हमसे भी बीवी ना पूछे कि तू उससे आंटी से क्यों ऐसे बातें कर रहे हो। तो लोग चाहते हैं हम बिल्कुल टेंशन फ्री जिंदगी गुजारें, फिर ऐसा फ्री होते हैं कि अल्लाह की पनाह। तो वो साहब चड्डी पहन के ही भागते हुए आके बैठ गए। तो वो लड़की वालों ने मुझे बताया, कह रहे यार अजीब पाक बेहुदा आदमी है यार इसको तमीज नहीं है। हमारे यहाँ जब रिश्ते वाले आए तो लड़का पहले कभी जिंदगी में ना नहाया हो, उस दिन सर्विस स्टेशन जाके सर्विस करवा के आता है। ऐसा ही होता है, सर्विस करवाएगा, बड़े तमीज से तेल वेल लगाएगा, सर में मांगे मांगे बनाएगा, ऐसे अदब से आके काली वाली कोई जबान पे नहीं आएगी उसके, सिर्फ तमीज से डुबो के भी नहीं खाएगा वहां बैठ के। तो चाय में चीनी नहीं डालेगा, क्योंकि जितने भी बड़े लोग हैं ना सबको शुगर होती है, खूब समझ लो। गरीब आदमी गुड़ के ढले खा जाता है, उसको शुगर नहीं होती। तो ये भी घटिया होने की एक अलामत है कि आपको शुगर नहीं है। यानी आजकल ना ये तो जो होते हैं ना बिल्कुल ही नीच खानदान के लोग, वो गुड़ की चाय पी रहे होते हैं, गुड़ खा रहे होते हैं। मालदारों में ये है कि भाई चीनी नहीं खाना है, एक्चुअली साहब को शुगर है। गरीबों की बीमारियां होती हैं नज़ला, जुकाम, खांसी। मालदारों की बीमारी है एड्स, कैंसर, ठीक है ना, शुगर बहुत हाई है। हमारे फरमाया करते थे हजरत के, तो हर तरह के लोगों से ताल्लुकात थे ना, फरमाते थे कि अक्सर मैंने मालदार देखे हैं सुबह शाम गोलियां फैशन के तौर पे खा रहे होते। साहब की सुबह की टैबलेट ये हैं, दोपहर की टैबलेट ये हैं, शाम की टैबलेट ये हैं, ये रूटीन का हिस्सा होती हैं। तो गरीब आदमी मेहनती होता है ना, भागता है, दौड़ता है, टेंशन पैसे की नहीं लेता, उसको पैसे से मोहब्बत ही नहीं है, वो गोलियां नहीं खाता। जहाँ पैसा आया टेंशन आ गई, उस टेंशन से शुगर है, एक चम्मच चीनी का हजम नहीं हो रहा, और गरीब आदमी गुड़ के डले खा रहा है। तो अब वो गरीबों के गुड़ खाने की वजह से गुड़ बदनाम हो गया है। अब गुड़ की चाय अगर आपने जाके पी ली ना रिश्ते वालों के, हाँ मैं हल्फिया बोल सकता हूं मैं कि कभी भी आपका रिश्ता कबूल, आप ट्राई तो करके देखो। लड़की वालों ने कहा चाय लेकर आए, चीनी कितनी रखे आपने, गुड़ डाल दें, कभी भी नहीं देंगे अगर पढ़े लिखे लोग हैं। बोले यार ये पेंडू पता नहीं कहां से उठ के आ गया, हालांकि तो सेहत की अलामत है यार। खैर कहां से कहां बात चली गई। तो वो जो खातून कह रही थी ना मर्द करते रहेंगे ना अहल, तो भाई ना अहल को लड़की वाले खुद चेक करेंगे कि ये अहल है भी या नहीं है। ऐसे ही नहीं हो जाएंगी। जब ये अमली तौर पर होगा तो ज्यादातर अहल लोग ही इसमें कामयाब होंगे, और औरत का फायदा होगा। कमतर घरानों की औरतें बड़े बड़े घरों में जाएंगी।